बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ किया और उससे रेलिवेंट जो इक्वेशंस वगैरह थी वो हम लोगों ने सॉल्व की। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री वेरिएबल्स के साथ अगर इक्वेशन मौजूद हों तो वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो इक्वेशंस गिवन थी उनको एज सच हमें कुछ ज़्यादा रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में ही थी और हम लोग जाकर पुट कर देते थे। आज हम लोग देखेंगे कि इक्वेशंस पे थोड़ी सी वर्किंग हम लोगों ने खुद करनी होती है और उसके बाद जाके कैलकुलेटर को बताया जाएगा। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये कल मैंने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ना तो आपको दो वेरिएबल्स ही नजर आएंगे, उनकी जो पावर है वो 1 नजर आ रही है, इक्वेशंस भी दो नजर आएंगी। बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ही हैं, लेकिन कैलकुलेटर को ऐसे नहीं बता सकते जैसे ये आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। अब कैलकुलेटर ने क्या कहा था कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बतानी है तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में तो हमारे पास तो इस फॉर्म में है ही नहीं। तो उसके लिए ना थोड़ी सी वर्किंग हम लोगों ने खुद करनी होती है कि इन इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना होता है, उस प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आना है। अब वो कैसे होगी वर्किंग, कि जब आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन वगैरह मौजूद हो तो उसके लिए इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि आपने फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्रॉस बन नहीं गया और मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इक्वेशंस बनेगी हमारे पास कुछ इस तरह से। अब 5 ने मल्टीप्लाई होना है x-1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5x- इज इक्वल टू, उसके बाद 4 ने मल्टीप्लाई होना है y+1 के साथ, तो ये आंसर हमारे पास क्या बनेगा, प्लस। अब देखो, अब ये थोड़ी सी अपनी शक्ल निकाल रही है जैसे हमें चाहिए थी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्म में। अब आप इसको जरा रीअरेंज करो। हम इसको क्या लिखेंगे, 5x-4y इज इक्वल टू 9। ये -5 दूसरी साइड पे जाके +5, +5 +4 इज इक्वल टू 9। अब ये अपने प्रॉपर फॉर्म में आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन को भी बिल्कुल इसी तरह से हम लोग रीअरेंज करेंगे। बताएं सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या लिखूं, 2x-10 इज इक्वल टू y+5। अब रीअरेंज करते हैं, 2x-y इज इक्वल टू, अब देखो क्या आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन नहीं गई। अब ये इक्वेशन जाकर जल्दी से अपने कैलकुलेटर को बताओ और आंसर बताओ क्या आ रहा है आपके पास। जी, 17 and 19। अब ये आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि कैलकुलेटर में कैसे वैल्यूज को पुट करना है हम लोगों ने। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन, कोई इशू। अच्छा देखो, ये था इसका प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व करने का, लेकिन हम लोगों ने ना थोड़े से चोर रास्ते भी ढूंढने हैं, थोड़े से शॉर्टकट्स भी ढूंढने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देखो नीचे ऑप्शंस गिवन है, लाजिम बात है इन्हीं में से कोई एक ठीक है और हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो अगर हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यूज को पुट करें तो मेरे पास उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो क्यों ना हम लोग चोर रास्ते की तरफ ही चलें, कि अब हमें नहीं पता कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। अब देखिएगा हम किस तरह से करेंगे, हम उठाएंगे अपना पहला ऑप्शन और यहां से उठाएंगे अपनी पहली इक्वेशन और इसमें जाकर x को पुट कर देंगे और y को पुट करेंगे और इस वाले से पूछेंगे कि इसका आंसर, क्योंकि अब राइट हैंड साइड पर तो सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है ना 4/5। ओके, अब देखेंगे अगर इसका आंसर 4/5 आ गया तो फिर तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो फिर हम पूछेंगे इस पॉइंट से कि क्या तुम सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हो। हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए
जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, किसी एक को नहीं, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो हम दूसरी से भी पूछ लेंगे कि भाई क्या इसको सेटिस्फाई करता है। हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, ये देखें, फ्रैक्शन में है मेरे पास, तो मैं फ्रैक्शन ही पहले ऑन करूंगा। एक्स की जगह पे मैं जाके पुट कर दूंगा 17 - 1, और वाई की जगह पे पुट करूंगा 18 + 1। तो देखो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, क्या 4/5 आया? भाई जब ये वाला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब अब ये नहीं है कि आज इस पॉइंट से सेकंड इक्वेशन को चेक करें, तो वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है, वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो भाई इसको आप जाके कैंसिल कर दो। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर। अब आपने 17 + 16, सिर्फ y की वैल्यू को यहां पर चेंज करना है आप लोगों ने, और y की वैल्यू आप लोग 18 की जगह पर लेकर आ जाओगे। तो देखो क्या आंसर आ रहा है। आपको क्या चाहिए था, क्या आया? चलो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब इसे भी सेकंड इक्वेशन में चेक करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दो ही ऑप्शन रह गए आपके पास। नेक्स्ट चेक करें 16 & 19। अब यहां पर आएंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे और वाई को रिप्लेस करेंगे 19 के साथ। आंसर चेक करें, जबकि मुझे क्या चाहिए था, तो आंसर तो ये भी ना हुआ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों ही ऑप्शन ना हो। जब तीन कैंसिल हो चुके हैं तो अंडरस्टूड है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ये देखो चेक करके देखते हैं। एक्स की जगह पे पुट किया, वाई की जगह पे पुट किया 19, एंड द आंसर इज, अब जब ये मैच कर गया, तो हम अगर ये सपोज ऑप्शन ए होता, बी होता या सी होता, तो हम लोग इससे पूछते कि भाई क्या आप सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करोगे। सेकंड इक्वेशन से पूछा, तो आप देखो इसको किस तरह से हम लोग जाके लिखेंगे। एक्स की जगह पर आएगा -5 ओवर वाई की जगह पे 19 + 5, एंड आंसर इज, और मुझे क्या चाहिए था, कर गया सेटिस्फाई। ये था इसका शॉर्टकट मेथड, कि जहां पर भी आपसे इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो, ऑप्शन में आंसर्स गिवन है, आंसर्स उठाओ, क्वेश्चन में पुट करो और जाके चेक कर लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। गॉट इट? तो हमारे काफी सारे क्वेश्चन ना इसी मेथड से सॉल्व हो जाने हैं। तो हमें इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। डन? कर लोगे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7 प्रीवियस लेक्चर में ही सॉल्व कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद कर सकते हो, ट्राई करो जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। जी, अब अगर देखें तो सिंगल वेरिएबल विद पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस x को भी इस साइड पे मूव करा देंगे और इस 10 को भी इधर मूव करा देंगे। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 11x²। मेरे पास पहले से -x था, और जब ये +x दूसरी साइड पे आया, ये भी -x बन गया, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे। ये आपके पास बन जाएगा -2x। अब यहां पे कांस्टेंट मेरे पास +1 था, और ये जो +10 दूसरी साइड पे गया तो ये बन गया -10। तो आंसर क्या आ जाएगा, -9। 11 ना कर देना इसको, -10 + 1 = -9। बात क्लियर? अब दूसरी साइड पे क्या बच गया, 0। अब जाकर अपने कैलकुलेटर को ये बताएं, 3, और यहां पे जाके 11 -2 and -9, and the answer is 1 and -9/11।
द करेक्ट आंसर इज, चले अब आकर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करें। अच्छा अब इधर देखें क्या यूज कर रहे हैं, कुछ तो था, बोलो ना। चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, और चैट जीपीटी को सब कुछ आता है, सिर्फ क्यूएम नहीं आती, नहीं आती, अक्सर के क्वेश्चंस गलत आते हैं। ये वहीं से देखा था तुमने? हाँ। अच्छा भाई, चैट जीपीटी वगैरह के ऊपर ना अगर पेड वर्जन हो तो चांसेस हैं कि उसके आंसर्स ठीक आ जाएं, लेकिन अगर आप फ्री वर्जन उसका यूज कर रहे हो तो आपके पास ना क्वांटिटेटिव मेथड्स के जो सॉल्यूशंस होंगे ना वो गलत करके देगा। ओके, बाकी सारा नॉलेज है उसके पास, लेकिन क्यूएम उससे भी नहीं आती। हाँ जी। अच्छा अब सुनो, एक्स, देखो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाई है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स प्लस एफ। अच्छा बजाहिर देखो ना क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे सिंगल वेरिएबल विद पावर वन, ऐसे लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन भाई दोनों में फर्क है। जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे थे तो एक्स की पावर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 सॉल्व करने लगे हैं तो देखो एक्स जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई होगा अपनी पावर को चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो हम लोग कभी भी कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर उसको सॉल्व नहीं करते। अब इसके लिए एक तो था प्रॉपर मेथड, और वो था कि भाई पहले इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, +7 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉल्व हो गई, इज इक्वल टू। अब आएंगे राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर ना दो डिफरेंट डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस प्लस दोनों के साथ प्लस ही है, 2x प्लस 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 8x। अब आकर आप लोगों ने -1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू -x, -1 मल्टीप्लाइड बाय +4, तो प्लस -4, ये इस तरह से सॉल्व होना था। अब इसकी जरा रीअरेंजमेंट वगैरह और सिंप्लीफिकेशन है, वो कुछ इस तरह से होनी थी कि 2x स्क्वायर इसको इधर ही रहने दें, ये जो एक्स स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, -x²। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? मैं इस एक्स स्क्वायर को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गया। अब यहां पर देखिए +8x - x इज इक्वल टू प्लस, और ये +7x जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो किस तरह लिखेंगे इसको, -7x -4 इज इक्वल टू, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आई हो? चल गुड, शाबाश। अब +7x -7x, द आंसर इज, ये आपस में कैंसिल हो गए। ऑलराइट, 2x² -x², आंसर x² -4 इज इक्वल टू, अब ऐसे इक्वेशन बन चुकी है आप लोगों के पास, आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर को भी बता सकते हो, अदरवाइज सिर्फ एक और स्टेप था इसके बाद, और वो क्या था कि इसको लिखा जा सकता है x² इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लो, जैसे ही इनका दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 2 और स्क्वायर रूट, देन x इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट को ओपन किया जाता है ना तो आंसर प्लस माइनस में होता है। तो हम 4 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से पूछो तो उसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है, 2 बताएगा, लेकिन बेसिकली ये 2 नहीं है, ये है हमारे पास +-2। तो जब अलग अलग लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे 2 एंड -2, इसका सोल्यूशन सेट है। ऑलराइट, 2 एंड -2 या -2 एंड 2, ये इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई? अच्छा
अब देखिए भाई, ऑल्टरनेटिव वे पे जा सकते थे, शॉर्टकट लगा सकते थे। वो किस तरह से? पहली चीज देखो, मैंने आपसे कहा था कि एक्स स्क्वेयर अगर आपके पास हो तो मोस्टली चांसेस हैं, मतलब 100% नहीं है ये, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि एक्स की दो वैल्यूज ही मिलती हैं। तो बेटा अगर एक्स की दो वैल्यूज हैं तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी, दोनों सेम वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जैसे ही यहां पर देखो, तो इसने एक्स की दोनों सेम वैल्यूज रख दी, यहां पर भी एक्स की दोनों सेम वैल्यूज रख दी, तो मतलब एक ही वैल्यू हुई फिर तो ये। तो भाई एक्स एंड वाई थोड़ी ना बता रहा है मुझे, दोनों एक्स ही है ना। तो भाई मुझे एक ही मर्तबा बताओ, मतलब एक बंदे के आपने 500 रुपए देने हैं, वो एक मर्तबा आ सके भाई आपने मेरे 500 रुपए देने हैं, वो फिर से कह रहा है भाई आपने मेरे 500 रुपए देने हैं, मतलब आपने उसके 1000 रुपए देने हैं। तो भाई ये एक ही मर्तबा सुना दो मुझे, मुझे पता है कि भाई मैंने 500 रुपए देने हैं। ओके, तो यहां पर है तो दोनों एक्स की वैल्यूज, दोनों अगर सेम है तो दो मर्तबा बताने की क्या जरूरत है मुझे, तो एक ही मर्तबा बताओ। अगर एक्स एंड वाई होता और वो सेम होते तो दोनों अलग अलग बताता मैं, इस तरह से। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो हो नहीं सकते थे। गॉट इट? ऊपर से गई ना बात? क्लियर? अच्छा, बाकी रह कौन गया? बी एंड डी। अगर बी एंड डी में देखो, दोनों में -2 कॉमन है, दोनों में से किसी एक को टिक करना है ना, दोनों में -2 कॉमन है तो मतलब -2 तो ठीक है। अब डिसाइड करना है कि 2 वाले को टिक करूं या, तो किसी एक को जाके चेक कर लो। अब जैसे मेरे पास पहले 2 आ रहा था, मैं जाके 2 को चेक कर लूंगा। अब जैसे यहां पे पहुंचे हम लोग देखेंगे इसको, 2 इंटू 2 + 7, द आंसर इज, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर 2 पुट करूं तो 18 है। अब राइट हैंड साइड का आंसर देख लेते हैं, ये देखें, 2 × 2 = -1 इंटू 2 + 4, द आंसर इज, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, कौन से आंसर से? 2 से। तो आंसर आएगा, मतलब 4 वाला गलत होगा, फिर चेक करके देख लो, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी उसकी। ओके, होगी बात? किसी को डाउट? ऑल्टरनेटिव मेथड समझ आया? और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू करना चाहो, तो ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले हम लोग पहुंचे, उसके बाद ना ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी आपके पास। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास, भाई एक्स क्या आपको नजर आ रहा है कहीं? एक्स नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो वो सारा 0 हो गया, जब 0 हो गया तो दिखाई नहीं दिया हमें। और एक्स बी की वैल्यू जाके पुट कर देंगे हम लोग 0, और कांस्टेंट वैल्यू क्या नजर आ रही है? -4। ये देखो, अब ये इक्वेशन सॉल्व, x1 की वैल्यू 2 एंड x2 की वैल्यू -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो गए। तो इक्वेशन में ना, इवन के क्यूएम में ही एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बीसियों मेथड्स आप लोगों को मिलेंगे। बात ये होती है कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्लिक कौन सा मेथड कर जाता है और आपको सबसे ज्यादा इजी रूट कौन सा लगता है। वहां देखो, क्लास में बैठे हुए आप लोगों ने मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है कि हमने इन चीजों को सॉल्व इस तरह से करना है, लेकिन जब एग्जाम में बैठे हो ना, उस टाइम पे नॉलेज को साइड पे रख देना, वहां पर सिर्फ मार्क्स की दौड़ के लिए भागना कि भाई मैंने नंबर हासिल करना। ओके, ऐसा ना हो, आप में से बहुत से ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैठ कर कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो नॉलेज चाहिए। और भाई नॉलेज इससे पहले क्लास में लेना था, एग्जाम में बैठ के आपको नॉलेज नहीं चाहिए, वो तो उस नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, वहां पे सिर्फ हमें मार्क्स चाहिए, और मार्क्स ऐसे आएंगे। ओके, सिर्फ अपने आप को ना मिस्टेक से बचाना है आप लोगों ने। एनी डाउट? अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग गए ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो वेरिएबल्स हैं, पावर भी 1 है, इक्वेशंस भी दो हैं, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऐसा तीन नजर आई जैसे मुझे चाहिए थी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मौजूद हैं। अब क्या है, बेसिकली ये इक्वेशंस आपसे क्या कह रही हैं कि भाई हमें दो ऐसे नंबर चाहिए। अब जब एक्स एंड वाई हैं तो मतलब दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, दोनों सेम नंबर्स नहीं है। एक्स भाई सेम होते तो हम एक्स एंड वाई क्यों बताते, हम लोग 2x बता देते। ओके, तो दो डिफरेंट ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर
923। और अगर उनको ऐड करूं तो आंसर, अच्छा अब मुझे बताओ कि ऐड करना ज्यादा इजी है या मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है? ऐड करना है तो आप ऐड कर लो। ये देखो भाई दोनों नंबर गिवन है, ऐड करो, क्या 84 आता है? तो मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन जहां पे गौर करो तो बोथ भी है। तो भाई अगर आप 71 प्लस 13 करो या 13 प्लस 71 करो तो क्या आंसर में कोई फर्क है? अब लाजिम बात है फिर इनका प्रोडक्ट भी सेम होना है। आप 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करें, आंसर सेम है। तो अब इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखो, क्या आंसर 923 है? मैच कर गए? किसको टिक करूं? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करना, किसी किस्म की कोई रीअरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग एक इक्वेशन से वैल्यूज लेते हैं, दूसरी में पुट करते हैं, फिर जाके उसको सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं करना है ऐसा। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट? अच्छा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये प्रीवियस लेक्चर में हो गया। तो अगर हमें इक्वेशंस गिवन हो तो गिवन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में मौजूद हो तो हम लोगों ने उनसे इक्वेशंस कैसे बनानी है और फिर उनको सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें जरा क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या क्या समझ नहीं आई? अच्छा, इस बात सुने। अब देखें, कहते हैं कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 8 पेंसिल्स इज ₹100, वेयर एज कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 6 पेंसिल इज ₹130। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा ये ना, जब तक आप किसी सिचुएशन को अपने ऊपर नहीं लेकर आओगे ना, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। मतलब आप इसको इस सिचुएशन का ना हिस्सा बन जाया करें, कोई एक पार्टी आप बन जाया करें कि जैसे आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब अक्सर हम लोग जाते हैं ना शॉपिंग वगैरह करने के लिए, एक तो कुछ लोग ये होते हैं जो पहले पूछते हैं कि भाई ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की है, ये चीज कितने की है। तो उन्हें पता है कि भाई मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना इस बात से कोई डर नहीं है कि भाई जब मैंने लेना है तो ये चीज लेनी है, चाहे ये 10 की है या 100 की है, जरूरत है मेरी। तो वो गए, उन्होंने एक मर्तबा गए, उन्होंने 3 पेन परचेज किए, 8 पेंसिल परचेज की। शॉपकीपर से पूछा कि भाई मुझे बताओ टोटल बिल कितना हुआ, उसने कहा 100 रुपये। 100 रुपया दिया, वापसी आ गए। नेक्स्ट टाइम गए, उन्होंने जाके 5 पेन और 6 पेंसिल परचेज की। शॉपकीपर से पूछा भाई कितने पैसे हो गए, उसने कहा 130, वापसी आ गए। घर पहुंचे तो किसी ने पूछ लिया उनसे कि ये एक पेन कितने का मिला है। अब वो कंफ्यूज हो गए, क्यों उन्होंने तो पूछा ही नहीं था कि एक पेन कितने का मिला है। मतलब आपको पर यूनिट प्राइस का पता ही नहीं है कि एक यूनिट कितने का है। या ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जैसे ही आप ये पेन पेंसिल लेके जा रहे थे, किसी और ने कहा या आपके क्लास फेलो ने कहा यार ऐसा करो, ये मेरे लिए 2 पेन और 10 पेंसिल तो ले आना, बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। अब आपको पता ही नहीं है कि आपने उससे पैसे कितने लेने हैं। आपको भाई पेन और पेंसिल की प्राइस का पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। और मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि उस शॉपकीपर ने ये 100 रुपए कैसे बनाए होंगे? दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 8 = 100। हाँ, तो आपने नहीं कहा दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की कॉस्ट को ऐड किया, वो तो है ही नहीं। तो एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेते हैं, तो पेन की कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं और वाई की कॉस्ट को अज्यूम कर लेते हैं। तो उसने x + y = 100 कर दिया होगा है। ये जो अज्यूम किया है ना हम लोगों ने, ये है कॉस्ट पर यूनिट, कि एक पेन है x रुपीस का, एक पेंसिल है y रुपीस की। ऑल राइट, तो ये 100 उसने कैसे बनाया होगा? मतलब अगर आप शॉपकीपर हैं तो आप बताओ कि ये 100 कैसे बने होंगे, टोटल प्राइस कैसे बनती है जब क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर यूनिट हो। अभी रेवेन्यू फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब फर्क कितना है कि यहाँ पे यूनिट से बताए गए हैं और जो प्राइस है वो हमने अज्यूम की हुई है। वहां पे क्या होता था कि सेलिंग प्राइस पता होती थी, यूनिट को अज्यूम कर लेते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो देखेगा कि भाई टोटल पेन कितने के बनते हैं।
तो टोटल पेन कितने के बनेंगे? 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उनकी प्राइस पर यूनिट। ओके, टोटल पेन इस प्राइस के बन गए। फिर उसने इसमें एंड की जगह पर आ जाएगा एड। ओके, एंड की जगह पर एड, और आगे क्या? 8 इंटू वाई। ऑल राइट, इसकी जगह पे आ जाता है इज इक्वल टू क्या? ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, कोई मुश्किल? अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी? बिल्कुल ऐसे ही, पेन की जगह पर एक्स, पेंसिल की जगह पे। अब देखो इक्वेशन क्या बन रही है, 5x प्लस 6y इस की जगह पे इज इक्वल टू, इक्वेशन बन गई। और ये बनी है आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। कैलकुलेटर को बताओ x की वैल्यू, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 5। अब उसने आपसे दोनों नहीं पूछे, उसने क्या पूछा? पेन, तो एक पेन कितने का था? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे बनते हुए होते हैं, आप में से तो नहीं खैर, जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पी रखी होती है, इतने कोई ओवर एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने 25 और जाके जल्दी से 5 को टिक किया और मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि भाई 5 तो आपसे पूछा ही नहीं गया था। तो इतनी ओवर एक्साइटमेंट अच्छी नहीं होती। ओके, तो क्वेश्चन देख लो कि उसने आपसे पूछा क्या है, पेन की प्राइस पूछी है या पेंसिल की प्राइस पूछी है। तो आपसे क्या पूछा गया था? पेन, और आपने पेन को कौन सी वैल्यू एज्यूम किया था, और एक्स की वैल्यू क्या थी? तो जाके 20 को टिक करोगे। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर अगर वो आपसे ये पूछ लेता, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब आगे आगे पेंसिल कहता तो बी को टिक कर देते। ओके, कॉस्ट ऑफ, सपोज यहां पे हमें क्या देता, 4 पेन एंड 8 पेंसिल। अच्छा, अब हमने क्या करना था, 4 पेन की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू पेंसिल की प्राइस। ओके, तो हमारे पास टोटल बिल कितना बन जाता? तो जाकर हम 120 को टिक कर देते हैं। ऑल राइट, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करके दें। बाकी कर लें, बाकी स्टूडेंट कर लें। ओके भाई, इजाजत मिल गई, अब आप लोग भी कर लो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपने किया है कि 20 कैसे आया है। कोई हाल नहीं है कसम से, सारी रात स्टोरी सुनाते रहे, मजे लेते रहे, अगले दिन उठ के कहते हैं लैला लड़की थी या लड़का। कल पूरा मैं सारी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन पढ़ाता रहा, आज इक्वेशन सामने आए तो 20 कैसे आया है। कोई हाल नहीं है शायद साहब। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एक जैसे थे, सिर्फ बात क्या था कि ऊपर पेन एंड पेंसिल थे, नीचे आपके पास आ गए टोमेटोज एंड ओनियंस, सब्जी मंडी खोल ली है हम लोगों ने। हाँ, तो अब सिर्फ बात बिल्कुल वैसी ही है कि आप लोगों ने अब यहाँ पे क्या करना है, ओनियन को एक्स और टोमेटोज को वाई। अब देखो किस तरह से आपके पास आंसर बनेगा, 2x प्लस 10y इज इक्वल टू, अच्छा अब अगली स्टेटमेंट में ना उसने प्राइस पहले बता दिया है और क्वांटिटीज बाद में। तो अब यहां पर आगे 20 किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज एंड 1 किलोग्राम्स ऑफ ऑनियन। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 किलोग्राम है तो 1x लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ x लिख देते हो ना, तो इससे मतलब वही होता है कि इससे पहले कोफिशिएंट 1 है। ऑल राइट, तो इसके साथ 1 लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। प्लस साथ में क्या लिखोगे, 20y, then the answer is 27। अब ये आपके पास इक्वेशन, जब ये इक्वेशन बन जाए तब कैलकुलेटर की हेल्प लो। ऊपर भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, वो जो 20 एंड 5 हम लोगों ने फाइंड किया था। अब कैलकुलेटर में आएंगे, फर्स्ट यहां पर आके ये वैल्यूज आप बता दें, 2 10 24, नेक्स्ट वन इज 1 20 एंड
27। अब यहां से x की वैल्यू 7, y की वैल्यू, भाई पहले आप इसको लिख लो, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू, अच्छा x कौन था, ऑनियन, ऑनियन की प्राइस है 7 रुपीज पर किलोग्राम, और टोमेटोज की प्राइस है हमारे पास 1 रुपये पर किलोग्राम। उसने आपसे क्या पूछा, तो मतलब x की वैल्यू बताऊं या y की, तो जाकर इसको टिक कर दो। ओके हो गई बात। आई होप कि आपको स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।